डियर स्टूडेंट्स, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो ध्रुवों में बंट गया था, जिसमें एक जो गुट था उसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था तथा दूसरा गुट जिसका नेतृत्व तत्कालीन सोवियत संघ कर रहा था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही इन दो बड़े देशों में अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ में ऐसे कुछ मतभेद उत्पन्न हुए जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में ही दोनों देशों के मध्य मतभेद उत्पन्न कर दिए थे। ये मतभेद इतने ज़्यादा हो गए कि लगभग विश्व दो गुटों में बंट गया और इन दो गुटों में लगातार वैचारिक मतभेद बढ़ते गए और जिसका परिणाम यह हुआ कि इन वैचारिक मतभेदों के कारण और कुछ इन दोनों गुटों के जो शासन प्रणाली की अपनी विचारधारा थी उसके कारण भी गुटबंदी और बढ़ गई। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा सोवियत संघ जो रूस साम्यवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा का समर्थक ही नहीं बल्कि दोनों गुट अपनी अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। इस कारण यह जो मतभेद थे दोनों गुटों में ये एक वैचारिक युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गए और इस वैचारिक युद्ध को ही हम शीत युद्ध कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस वैचारिक युद्ध को शीत युद्ध का नाम किसने दिया? अगर हम इतिहास का अध्ययन करते हुए इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि शीत युद्ध का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के बर्नार्ड बारुच नामक राजनीतिज्ञ ने किया था। बर्नार्ड बारुच एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने अपने विश्लेषण में यह स्पष्ट किया कि किस तरह जो ये वैचारिक युद्ध है एक ठंडी आग के रूप में निरंतर अंदर ही अंदर सुलग रहा था। इस ठंडी आग को उन्होंने शीत युद्ध नाम दिया। शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध है जो अस्त्र शस्त्रों के बजाय विचारों से लड़ा जाता है। अर्थात इस युद्ध में युद्ध जैसी परिस्थितियां प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं होती हैं, परंतु ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं और युद्ध जैसी परिस्थितियों को कायम रखा जाता है। इसी युद्ध जैसी परिस्थितियों को कायम रखने की कला को शीत युद्ध कहा जा सकता है। अब वास्तव में शीत युद्ध क्या है? यह शीत युद्ध वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच उत्पन्न मतभेदों के कारण उत्पन्न हुआ था। जैसे मैंने इससे पूर्व भी इस बात पे चर्चा की है। अब शीत युद्ध को विभिन्न विद्वानों ने
किस तरह परिभाषित किया, इस पे हम एमजी गुप्ता की जो परिभाषा है उसको स्पष्ट करना चाहेंगे। एमजी गुप्ता ने शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए कहा है, एक अर्थ में शीत युद्ध शक्ति के लिए संघर्ष है, एक ऐसा संघर्ष जो विश्व में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने तथा अपनी विचारधारा को थोपने के लिए किया जाता है। इस तरह विश्व में अपनी विचारधारा को बनाए रखने, औरों तक उस विचारधारा का प्रचार प्रसार करने, अन्य देशों को अपनी विचारधारा में शामिल करने के लिए ही शीत युद्ध निरंतर जारी रहा। अब चर्चा करेंगे कि शीत युद्ध जो आरंभ हुआ इसके पीछे कारण क्या थे और किस तरह शीत युद्ध आरंभ हुआ। जब हम विस्तृत अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि शीत युद्ध के आरंभ होने के पीछे दो प्रमुख राजनीतिज्ञों का हाथ रहा है। इनमें पहले व्यक्ति थे अमेरिका के राजदूत जॉर्ज केनन, जो कि तत्कालीन सोवियत संघ में अमेरिका के राजदूत थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत थे जॉर्ज केनन। पहला हाथ इनका माना जाता है कि शीत युद्ध की पृष्ठभूमि या शीत युद्ध आरंभ करने के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं तत्कालीन इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल। चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तथा बाद के कुछ वर्षों तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे और इस तरह शीत युद्ध को भड़काने में या उसका एक प्रकार से इस गुटबंदी में इनका भी महत्वपूर्ण हाथ रहा है। जैसे मैं कह रहा था कि जॉर्ज केनन जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत थे और तत्कालीन सोवियत संघ अर्थात रूस में नियुक्त थे, तो उन्होंने फरवरी 1946 में संयुक्त राज्य अमेरिका को एक गुप्त संदेश भेजा और इस गुप्त संदेश में उन्होंने अमेरिका को यह सलाह दी कि वह रूस के प्रति कठोर नीति अपनाए। अब इस परामर्श से अमेरिकी सरकार का जो है सोवियत संघ के प्रति रुख परिवर्तित हो गया। जब अमेरिकी सरकार ने यह संदेश विस्तृत रूप में इसका अध्ययन किया, इसका विश्लेषण किया, तो उन्होंने सोवियत संघ के प्रति अपनी नीति में, अपनी रुख में परिवर्तन कर दिया। निश्चित ही इससे सोवियत संघ के रुख में भी परिवर्तन आया होगा। तो एक व्यक्ति जॉर्ज केनन थे जिन्होंने दोनों देशों के बीच मतभेद उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि कारण कुछ पहले से मौजूद थे। और दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल। चर्चिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फुलटन नामक स्थान पर स्थित वेस्टमिनिस्टर कॉलेज में मार्च 1946 में एक भाषण दिया था। अपने इस भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि रूस शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भाषा नहीं समझता है। अर्थात तत्कालीन सोवियत संघ जिसका विघटन हो के केवल रूस ही प्रमुख देश रह गया, तो सोवियत संघ के प्रति उन्होंने कहा कि सोवियत संघ शक्ति के अतिरिक्त कोई भाषा नहीं समझता। फिर आगे उन्होंने और स्पष्ट किया कि रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए आंग्ल अमेरिकी गठबंधन आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका को रूस के विरुद्ध एक गठबंधन कर देना चाहिए और इस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड
की जो नीति थी दोनों की रूस विरोधी अर्थात सोवियत संघ विरोधी हो गई, और इस भाषण को ही शीत युद्ध की वास्तविक घोषणा माना जाता है। अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि यद्यपि इन दोनों राजनीतिज्ञों ने शीत युद्ध को आरंभ करने में या स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है, परंतु यह जान लेना भी आवश्यक है कि इन दोनों व्यक्तियों के जो भाषण थे, जो सलाह थी, उसी के कारण शीत युद्ध आरंभ नहीं हुआ था। वास्तव में शीत युद्ध के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर ही छिपे हुए थे, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही ऐसी कई बातें सामने आई जिसमें शीत युद्ध स्थापित होने के कारण स्पष्ट होते हैं। पहला कारण था कि यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों देश लड़ रहे थे, एक ही गुट से, माने एक ही पक्ष की तरफ से संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ एक ही पक्ष की तरफ से लड़े थे, अर्थात दोनों देश मित्र राष्ट्रों के पक्ष में ही युद्ध कर रहे थे। परंतु दोनों देशों में सैद्धांतिक मतभेद थे। सैद्धांतिक मतभेद क्या थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सरकार थी वह साम्यवादी विचारधारा की विरोधी थी, क्योंकि उस समय सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का विश्व में प्रचार प्रसार कर रहा था, और साम्यवादी सरकार की नीतियों, सिद्धांतों और कार्यप्रणाली से संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उसके सहयोगी जैसे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि इसका विरोध करते थे। साम्यवादी सरकार की नीतियों से ये घृणा करते थे। दूसरी बात, जब सोवियत संघ में जब रूस में साम्यवादी क्रांति हुई, तो उस समय भी पश्चिमी यूरोप के देशों ने रूस की साम्यवादी क्रांति का दमन करने का भरसक प्रयास किया था। इसलिए भी रूस के अंदर इन पश्चिमी यूरोपीय देशों के प्रति एक तरह से हम कह सकते हैं कि अच्छी भावना नहीं थी। दूसरा, पश्चिमी देशों ने रूस के विरुद्ध जर्मन तानाशाह हिटलर को भी भड़काने का प्रयास किया था, किंतु जब उन्होंने देखा कि हिटलर की जो राजनीति थी वह साम्राज्यवादी तथा अवसरवादी थी, अर्थात हिटलर अवसर के अनुसार पक्ष बदलता रहता था, तो इसलिए पश्चिमी देश हिटलर को भड़काने का उन्होंने प्रयास तो किया, लेकिन अपने इस प्रयास में सफल नहीं हुए। तो इस तरह जो सैद्धांतिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस साम्यवादी विचारधारा के विरोधी थी, और इसके विपरीत रूस संयुक्त राज्य अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा का धुर विरोधी था। इसलिए दोनों पक्षों में सैद्धांतिक मतभेद थे, जिस कारण ये शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारक बना। शीत युद्ध के प्रारंभ का दूसरा कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा द्वितीय मोर्चा खोलने में विलंब करना। जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो जर्मनी ने रूस पे आक्रमण कर दिया। जर्मनी की सेनाएं निरंतर रूस के आंतरिक भागों तक बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में रूस ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल से और रूजवेल्ट से, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट से मांग की कि वो क्या करें, जर्मनी के विरुद्ध जर्मनी के पश्चिम में एक मोर्चा खोल दें, जिससे जर्मनी की सेनाएं कुछ
उधर चली जाएंगी और रूस पर जर्मनी का दबाव कम हो जाएगा और इस तरह रूस अपना पक्ष मजबूत करने में सफल रहेगा। परंतु रूस का यह मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इन्होंने जानबूझकर जर्मनी के विरुद्ध पश्चिमी मोर्चा खोलने में देर कर दी और यह देर इसलिए की गई रूस के अनुसार कि जिससे रूस को अधिक से अधिक क्षति पहुंचे और रूस कमजोर हो जाए। तो रूस के मन में जो ये धारणा बैठ गई कि पश्चिमी राष्ट्रों ने जानबूझकर जर्मनी के विरुद्ध द्वितीय मोर्चा खोलने में देरी की, इससे रूस इन पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति सशंकित हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि रूस में जर्मन सेनाओं ने विध्वंस और विनाश का तांडव नृत्य किया। रूस को इससे अपार क्षति हुई और इन सब के लिए रूस का मानना यह था कि यदि पश्चिमी राष्ट्र चाहते तो दूसरा मोर्चा खोलकर वे रूस की अपार जनधन की हानि को रोक सकते थे, किंतु उन्होंने इसमें अनावश्यक देरी करके रूसवासियों के मन में अविश्वास और संदेह को पैदा कर दिया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण था विजित क्षेत्रों पर अधिकार करने का विवाद। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध आगे बढ़ा तो धीरे धीरे धुरी राष्ट्रों की, जिनमें जर्मनी, इटली, जापान आदि सम्मिलित थे, इनकी पराजय हुई और युद्ध समाप्त होने पर जो ये पराजित राष्ट्र थे, इनसे जो मित्र राष्ट्रों ने जो क्षेत्र जीते थे, उन क्षेत्रों के अधिकार को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में विवाद हो गया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके समर्थक देश नहीं चाहते थे कि सोवियत संघ का इन विजित क्षेत्रों पर प्रभाव स्थापित हो, क्योंकि उन्हें डर था कि सोवियत संघ इनमें साम्यवाद का प्रचार प्रसार करेगा और वे किसी भी तरह साम्यवाद को रोकने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए जब रूस ने यूनान और कई अन्य क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित किया, तो इसका संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन आदि ने विरोध किया। इन सब कार्यों से सोवियत संघ और पश्चिमी राष्ट्रों के मध्य कटुता, वैमनस्य, संदेह और अविश्वास की खाई और भी चौड़ी हो गई। चौथा महत्वपूर्ण कारण था कि अमेरिका ने जब अणुबम का अनुसंधान किया तो इसकी जानकारी उसने सोवियत संघ को नहीं दी, अर्थात रूस को नहीं दी, जबकि इंग्लैंड को इस बात की जानकारी थी। आपको ज्ञात होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर बम वर्षा की थी, परंतु सोवियत संघ को ये जानकारी नहीं थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अणुबम की खोज कर दी है और उसको तैयार कर दिया है, और यहाँ तक कि जापान पर उसको बरसाने की जानकारी भी एक तरह से तत्कालीन सोवियत संघ को नहीं थी। तो इस जानकारी को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जब सोवियत संघ से छुपाया, उसको ये जानकारी नहीं दी, तो इससे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति सोवियत संघ का संदेह और पक्का हो गया। इस रहस्य को अमेरिका द्वारा छुपाने के कारण तत्कालीन सोवियत संघ के प्रधानमंत्री स्टालिन ने अपने प्रति विश्वासघात समझा। सोवियत संघ ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने उससे ये जानकारी छुपा करके सोवियत संघ के साथ विश्वासघात किया है, और कालांतर में इस कारण दोनों पक्षों में गुप्त रूप से वैज्ञानिक अनुसंधानों को आगे बढ़ाने की होड़ लग गई, और इस तरह शीत युद्ध का एक कारण यह भी बना। पांचवा कारण है
सोवियत संघ द्वारा अर्थात रूस द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत संघ के प्रधानमंत्री स्टालिन के मध्य याल्टा में एक समझौता हुआ था, किंतु इस समझौते के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके समर्थक देशों का रूस के प्रति यह आरोप था कि रूस ने याल्टा सम्मेलन के निर्णयों की अवहेलना करके नाजियों से अर्थात जर्मनी से मुक्त किए गए प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का अनुचित कार्य किया है। जबकि याल्टा सम्मेलन में यह हुआ था कि दोनों पक्ष एक तरह से विजित क्षेत्रों के प्रति अपनी नीति मिलजुल कर आगे बढ़ाएंगे, परंतु उन्होंने ये आरोप लगाया कि रूस ने एक तरफा निर्णय की अवहेलना करके जर्मनी के जो नाजी दल के लोग थे उनसे मुक्त कराए गए प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व। छठा कारण था रूस व संयुक्त राज्य अमेरिका का परस्पर विरोधी प्रचार अभियान। दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ का विरोध कर रहा था और साम्यवाद का विरोध कर रहा था, वहीं सोवियत संघ संयुक्त राज्य अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था का विरोधी था। और इस तरह दोनों पक्ष एक दूसरे की नीतियों का, गतिविधियों का निरंतर विरोध और प्रचार करते रहे। इस तरह जो चर्चिल का फुलटन में दिया गया भाषण था, एक प्रकार से वो भी एक विरोधी अभियान ही था जिसमें रूस के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा था। इस कारण दोनों पक्षों में खाई और बढ़ गई और दोनों पक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। सातवां कारण है रूस द्वारा बाल्कन समझौते का उल्लंघन। जब द्वितीय विश्व युद्ध अंतिम चरण में था तब रूस ने अपनी सेनाओं को बाल्कन क्षेत्र में भेज दिया था, जिसमें यूगोस्लाविया, सर्बिया आदि जो देश स्थित हैं। इस क्षेत्र को बाल्कन क्षेत्र कहा जाता है। बाल्कन खाड़ी के होने के कारण, बाल्कन खाड़ी के निकट होने के कारण इनको बाल्कन प्रदेश कहते हैं। और इन प्रदेशों में रूस ने अपनी सेनाओं को भेजकर यहां अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। इससे अमेरिका और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल चिंतित हो गए और इन बाल्कन प्रदेशों की सुरक्षा के लिए उन्होंने रूस से एक समझौता किया जिसे बाल्कन समझौता कहा जाता है। इस समझौते में यह निर्णय लिया गया कि युद्ध समाप्त होने के पश्चात बल्गेरिया, रोमानिया पर जो रूस का प्रभुत्व था वह रहेगा, परंतु यूनान पर इंग्लैंड का प्रभाव रहेगा। अर्थात बल्गेरिया व रोमानिया पर तो रूस का प्रभाव रहेगा, परंतु यूनान पर इंग्लैंड का प्रभाव बना रहेगा। इसके अतिरिक्त हंगरी व यूगोस्लाविया पर भी इंग्लैंड और रूस का समान अधिकार रखने की बात इस बाल्कन समझौते में की गई थी। परंतु रूस ने बाल्कन समझौते का उल्लंघन करते हुए बाल्कन राज्यों में, बाल्कन क्षेत्र के सभी राज्यों में साम्यवाद के प्रचार प्रसार और साम्यवादी सरकारों के गठन का प्रयास किया। अर्थात इस तरह पश्चिमी राष्ट्रों का रूस पर यह आरोप था कि उसने बाल्कन समझौते का उल्लंघन किया। अगला और अंतिम कारण था टर्की तथा यूनान पर रूस के प्रभाव में वृद्धि। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो रूस ने टर्की पर इस बात के लिए दबाव डालना आरंभ कर दिया कि टर्की के कुछ भागों पर रूस का अधिकार
माना जाए। तथा वास्फोरस में, जो वास्फोरस एक क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र था टर्की का, तो रूस ने ये मांग की कि वास्फोरस में रूस को सैनिक अड्डा बनाने का अधिकार भी दिया जाए। इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए रूस ने टर्की पे दबाव डाला और धीरे धीरे इस तरह दबाव की नीति अपनाते हुए रूस ने टर्की के मामलों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड आदि ने इसका विरोध किया तथा रूस को चेतावनी दी कि वह टर्की और साथ ही यूनान के किसी भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करे। और यदि रूस नहीं मानता है तो इस मामले को, इस तरह के मामलों को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानते हुए इस मामले को सुरक्षा परिषद में रखा जाएगा। अर्थात यदि सोवियत संघ टर्की व यूनान के मामलों में निरंतर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है तो यह मामला सुरक्षा परिषद में रखा जाएगा। इस प्रकार पश्चिमी राष्ट्रों के हस्तक्षेप के कारण रूस अपने उद्देश्य में सफल तो नहीं हो सका, परंतु इससे दोनों पक्षों में मतभेद अवश्य हुए और इसका परिणाम यह हुआ कि इस कारण भी दोनों पक्षों में शीत युद्ध आरंभ हुआ। अब शीत युद्ध का जो क्रमिक अध्ययन है, उस अध्ययन की दृष्टि से हम 4 कालखंडों में शीत युद्ध का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला कालखंड है 1945 से 1953 ईस्वी तक। अगले बिंदु में हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही कि हमने जो शीत युद्ध के कारण स्पष्ट किए हैं, इन्हें हम अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे।